नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले की जांच सीबीआई ने तेज कर दी है। सीबीआई की टीम ने एसआईटी से थाने की एसआई और छात्रा के परिवार वालों से पूछताछ कर चुकी है। गुरुवार को सीबीआई ने कदमकुआं थाने के निलंबित सब इंस्पेक्टर हेमंत झा को भी सीबीआई ऑफिस बुलाकर पूछताछ की। सवाल है कि नीट छात्रा मामले की सीबीआई जांच किस मोड़ पर है। पटना में रहकर नीट की तैयारी करने वाली जहानाबाद की छात्रा संवेदना को 6 जनवरी को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 11 जनवरी को इलाज के दौरान संवेदना की मौत हो गई। छात्रा के घर वाले शुरू से ही रेप की बात कहते रहे हैं, जबकि पुलिस आत्महत्या के एंगल पर अटकी रही। संवेदना के घर वालों ने पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठाया तो सीएम नीतीश कुमार ने 31 जनवरी को पूरे मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। 12 फरवरी को सीबीआई ने केस अपने हाथ में लिया और एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सीबीआई की टीम ने एसआईटी के अधिकारियों से पूछताछ की। थाने की एसआई से पूछताछ की गई। छात्रा के हॉस्टल में जाकर छानबीन की और छात्रा के परिवार वालों से भी पूछताछ कर चुकी है। यहां तक कि मंगलवार को सीबीआई ने छात्रा के भाई का मोबाइल मखदूमपुर से जब्त भी किया था। सूत्र बता रहे हैं कि मोबाइल के कॉन्टैक्ट डिटेल्स का एनालिसिस भी किया जा रहा है और व्हाट्सएप चैट चेक भी किए जा रहे हैं। वहीं गुरुवार को सीबीआई ने कदमकुआं थाना के निलंबित सब इंस्पेक्टर हेमंत झा को भी ऑफिस बुलाकर पूछताछ की। अब जबकि सीबीआई को पूरा केस अपने हाथ में लिए हुए 5 दिन हो चुके हैं, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि नीट छात्रा मामले की सीबीआई जांच किस मोड़ पर है, क्योंकि विपक्ष के नेता अब भी जांच से पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखते। आरजेडी विधायक राहुल शर्मा का कहना है कि पुलिस हो या सीबीआई, जब मन में थ्योरी बनाकर जांच करेंगे तो सच्चाई कभी भी सामने नहीं आएगी। क्राइम होने के बाद एविडेंस सर्च करेंगे, एक थ्योरी बना लेने के बाद, तो कहीं ना कहीं आपकी थ्योरी जो है वो रॉन्ग साबित होगी, क्योंकि आपके पास जो भी एविडेंस आएंगे वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस होंगे। तो जो भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उस पर काम कर रही है पुलिस या सीबीआई, जो भी कर रहा हो। दूसरी ओर बीजेपी विधायक मुरारी मोहन झा कहते हैं कि कुछ भी हो, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। न्याय होना चाहिए मृतक के परिवार के साथ। अब देखने वाली बात होगी कि संवेदना की मौत का सच कब तक सबके सामने आ पाता है, क्योंकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या सीबीआई पुलिस की थ्योरी पर ही काम कर रही है, और जब सीबीआई किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई तो सीबीआई मौत का सच सामने ला पाएगी। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। क्या एक बार फिर एआईएमआईएम में बड़ी टूट होगी? इस बार ओवैसी के विधायक उनसे नाता तोड़कर जेडीयू में जाएंगे। एआईएमआईएम के विधायकों के जेडीयू के संपर्क में होने की कयासबाजी पर देखिए सियासी बयानबाजी तेज है। राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने हिसाब से मायने और मतलब बताने में लगे हुए हैं। क्या एक बार फिर एआईएमआईएम में टूट होगी? हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है एआईएमआईएम। एआईएमआईएम ने हैदराबाद से करीब 1750 किलोमीटर दूर बिहार के सीमांचल में 2020 की तरह 2025 में भी 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। लेकिन अब बिहार के राजनीतिक गलियारे में ये सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या एक बार फिर एआईएमआईएम में टूट होगी। दावा किया जा रहा है कि एआईएमआईएम के विधायक इस बार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के संपर्क में है। महत्व बढ़ता है, हमारे नेता से प्रभावित होकर के लोग आते हैं तो अच्छा लगता है, तो हम लोग तो स्वागत करेंगे। हालांकि एआईएमआईएम विधायक मुर्शीद आलम ने इस तरह की कयासबाजी को सिरे से खारिज कर दिया है। नीतीश कुमार के संपर्क में नहीं है। जबकि एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने शायराना अंदाज में कहा, जो पिछली बार गए थे उनका क्या हश्र हुआ ये सब ने देखा है। पिछले बार जिन लोगों ने धोखा दिया एमआईएम को, क्या हश्र हुआ नहीं देख रहे आप? अब तो मैं कहता हूं कि नानी मरे जो कोई फिर ऐसा कदम उठाए। तो वहीं आरजेडी का दावा है कि एआईएमआईएम विधायकों का विचार नीतीश कुमार से नहीं बल्कि तेजस्वी यादव से मेल खाता है। हो सकता है उनका खरीदना चाह रहे होंगे, लेकिन महागठबंधन के सेहत पर प्रभाव नहीं होगा और पार्टी विचारधारा से चलती है। आईएमओ का विचारधारा जो है वही महागठबंधन का विचारधारा है। वैसे तो विधानसभा चुनाव के बाद से ही विपक्षी दलों के विधायकों के टूटने की कयासबाजी होती रही है,
लेकिन राज्यसभा चुनाव के ऐन पहले ओवैसी के विधायकों के टूटने की कयासबाजी ने चर्चा को कुछ ज्यादा ही तेज कर दिया है। वो भी इसलिए कि 2022 में भी ओवैसी की पार्टी में टूट हुई थी और 4 विधायक आरजेडी में चले गए थे। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब आपको बिहार में कान फाड़ू डीजे की आवाज बेचैन नहीं करेगी। दरअसल बिहार में अब बिना परमिशन डीजे बजाने वालों की खैर नहीं है। सरकार ऐसे डीजे बजाने वालों पर शिकंजा कसने जा रही है। कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ये कानफाड़ आवाज है डीजे की। लोग डीजे की धुन पर थिरक रहे हैं। आवाज इतनी तेज है कि आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी। अगर मोहल्ले में डीजे बजाकर जश्न चल रहा है तो आपका चैन छिन जाएगा। बिहार में हर त्योहार, हर पर्व, शादी विवाह या कोई भी मौका हो, डीजे की धुन पर लोग नाचते गाते मिल जाएंगे। लेकिन अब सरकार डीजे पर बड़ा एक्शन लेने जा रही है। 15 दिनों के भीतर अवैध तरीके से डीजे बजाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनका डीजे भी जब्त किया जाएगा। दरअसल डीजे का मुद्दा विधान पार्षद में उठ गया। निर्दलीय एमएलसी बंशीधर बज्रवासी ने विधान पार्षद में ये मुद्दा उठाया। एमएलसी ने लोगों की परेशानी बताई, जिसके बाद परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सदन को भरोसा दिलाया कि 15 दिन के भीतर पूरे बिहार में बिना परमिशन बज रहे डीजे की जांच होगी और उसे बंद कराया जाएगा। बिना अनुमति के एक भी डीजे नहीं बजने दिया जाएगा। और डीजे बजने के कारण कितने लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, गोली चलती है, अश्लील गाने बजते हैं और ट्रॉली धड़ल्ले से है। तो इसके लिए क्या कर रही है सरकार? इसको रोकना बहुत ही जरूरी है। और आपको हजारों हजार केस हो रहे हैं, इसके चलते थानों में जा रहे हैं, बहुत मामले हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है। विधान परिषद का जो परिसर है वहां से आज ही एक व्यक्ति 5 बजे ही बहुत तेज आवाज में अपने गाड़ी थी, उस पर सामान लदा हुआ था, गाता बजाता हल्ला करते हुए जा रहा था। इस पर सरकार को निश्चित रूप से ध्वनि प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, इस पर गंभीरता पूर्वक विचार कर। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से महोदय कि 15 दिन के अंदर पूरे राज्य भर में ऐसे जो गाड़ियों के बिना परमिशन का डीजे बनाया है उसकी जांच कराएंगे और उसको बंद भी कराएंगे महोदय। और ध्वनि प्रदूषण जो भी हो रहे हैं महोदय, उस पर भी नियंत्रण करने की कार्रवाई करेंगे। बिहार में डीजे की धुन पर नाचना गाना आम है। हर पर्व, त्योहार, शादी, मुंडन, जनेऊ में डीजे का बजना जरूरी हो गया है। हर मोहल्ले में आपको डीजे बजाने वाले मिल जाएंगे। देश के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर डीजे या लाउड स्पीकर बजाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है। लेकिन बिहार में लोग नियम को ताक पर रखकर डीजे बजा रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण के नियमों का भी पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में बिहार में डीजे बजाने को लेकर जल्द ही सख्त नियम लागू होने की संभावना है। बिना प्रशासन के परमिशन के अब डीजे बजाने वालों की खैर नहीं है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और अब जरा बिहार में डीजे बजाने के नियम जान लीजिए। देखिए, बिहार में डीजे बजाने पर पहले से प्रतिबंध है और किसी मौके पर संगीत बजाया जा सकता है तो साउंड वाला लाउड स्पीकर या डीजे नहीं बजाया जा सकता है। देखिए, खास मौकों पर डीजे बजाने के लिए अनुमति लेनी आपको जरूरी होगी, यानी कि आप परमिशन जरूर लें। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर और डीजे पर बैन होगा। गाड़ियों के डिजाइन बदलकर डीजे गाड़ी बनाई जा रही है इन दिनों और अब ऐसी गाड़ियों पर सरकार प्रतिबंध लगाएगी। डीजे बनाने के लिए लाइसेंस लेना भी जरूरी है। उल्लंघन करने पर लाउड स्पीकर और डीजे जब्त किया जा सकता है और ज्यादा ध्वनि प्रदूषण करने पर एफआईआर दर्ज भी हो सकती है आप पर, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो डीजे बजाने को लेकर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने बड़ा बयान दिया है। सुनील सिंह ने रामनवमी में डीजे बजाने पर रोक लगाने की मांग की है। सुनील सिंह ने सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा के विसर्जन में डीजे पर रोक लगाने की मांग की है। आरजेडी एमएलसी ने कहा कि शादी विवाह में डीजे बजाना क्षम्य है, लेकिन सरस्वती पूजा के विसर्जन में, दुर्गा पूजा के विसर्जन में, रामनवमी में बीजेपी के लोग 20 डीजे लेकर चलते हैं, उन पर रोक लगनी चाहिए।
कि डीजे अगर शादी विवाह में बजता है तो यह तो क्षम्य है, इसलिए कि अगर शादी विवाह में डीजे न बजे तो लगेगा कि हम स्मशान घाट जा रहे हैं, तो इसलिए हम उसमें हम सहमत नहीं हैं। लेकिन जो इस तरह से सरस्वती पूजा के विसर्जन में, दुर्गा पूजा के विसर्जन में, रामनवमी में, सबसे ज्यादा रामनवमी में जो ये भाजपाई लोग हैं, जो आरएसएस वाले लोग हैं, जिस तरह से 20-20, 30-30 डीजे लेकर चलते हैं, उस पर रोक लगना चाहिए। मैट्रिक की छात्रा कोमल की आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सदन में आरजेडी ने कोमल की मौत को लेकर प्रदर्शन किया। राबड़ी देवी ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार को घेरा। देर से पहुंचने पर कोमल को परीक्षा में एंट्री नहीं मिली। कोमल इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। कोमल की मौत ने अब सबको झकझोर कर रख दिया है। मैट्रिक की परीक्षा में सिर्फ 5 मिनट की देरी एक छात्रा के लिए जानलेवा साबित हुई। एग्जाम सेंटर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलने से छात्रा इस कदर टूट चुकी थी कि उसने खुदकुशी कर ली। मसौड़ी की इस घटना की गूंज सदन में भी सुनाई दी। विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के नेतृत्व में आरजेडी के सभी नेताओं ने पोर्टिको में आकर बैनर पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की। राबड़ी देवी ने कहा कि 5 मिनट देर होने से कुछ नहीं जाता, परीक्षा देने दिया जाना चाहिए था। जिसने स्कूल में घुसने नहीं दिया वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। 5 मिनट देर हो गया तब क्या हुआ, माफ कर देता, घुसा देता, उस पर तो कार्रवाई होना चाहिए। जो नहीं घुसने दिया उस पर कार्रवाई होना। मसौड़ी के खरजावा गांव की कोमल कुमारी परीक्षा केंद्र पर 5 मिनट की देरी से पहुंची थी। सख्त नियमों के चलते उसे एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर कर दिया गया। परीक्षा छूटने का सदमा कोमल बर्दाश्त नहीं कर सकी। कोमल ने रेलवे ट्रैक पर जाकर अपनी जान दे दी। इस दर्दनाक घटना से कई सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ तो मैट्रिक की परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों के लिए नियम बनाए गए हैं, उसका पालन करना जरूरी है। दूसरी तरफ इस घटना का मानवीय पहलू भी है। छात्रा कुछ ही मिनट देरी से पहुंची थी। अगर परीक्षा नियंत्रक चाहते तो मानवीय आधार पर कोई रास्ता निकाल सकते थे। ये भी सच है कि कोई भी व्यवस्था अनुशासन और नियमों से ही चलती है, लेकिन छात्रा की आत्महत्या की इस घटना ने पूरे बिहार को झकझोर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से संवाददाता अमरजीत शर्मा और पटना से रविश नारायण की रिपोर्ट। वहीं इस मुद्दे को लेकर के अब बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बड़ा बयान आया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार अब इस मामले की समीक्षा करेंगे। परीक्षा में देर से पहुंचने वाले छात्रों के मामले पर समीक्षा करेंगे। विभाग के साथ मिलकर मामले की समीक्षा करेंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो फैसला लिया जाएगा, ये कहना है शिक्षा मंत्री का। हमारे संज्ञान में आने दीजिए, मैं अभी कार्यालय जा रहा हूँ यहाँ से, और जो अगर इस तरह की बात हो तो निश्चित रूप से हम लोग उसका संज्ञान लेंगे और जो भी दोषी है या क्या इसमें सुधारात्मक कार्रवाई की जाए उस पर हम लोग ध्यान देंगे। वही तो हम कह रहे हैं कि कार्यालय में जाकर के इसका हम समीक्षा कर लेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील सिंह ने यह कहा कि अब तक टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के तहत बिहार में 2,60,000 से ज्यादा शिक्षकों को सीधी उनकी बहाली हुई है। अब टीआरई 4 के तहत 45,000 शिक्षकों की बहाली की जा रही है, तो इसके लिए बीपीएससी को अधियाचना भेज दी गई है। मुझे उम्मीद है कि जो आने वाले समय में टीआरई 4 में खास करके जो 45,000 से ज़्यादा शिक्षक शिक्षिकाओं की अधियाचना हम लोगों ने भेज दी है बीपीएससी को, और बीपीएससी अपना तय करेगा कब इम्तहान होंगे। उसी तरह से जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको चाहिए स्पेशल टीचर्स, उनके लिए भी 7,000 से ज़्यादा अधियाचना हम लोगों ने भेज दी है। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां मुजफ्फरपुर में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शाहनवाज ने समीर राज बनकर हिंदू महिला को प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसके साथ रेप किया। पीड़ित महिला का कहना है कि धर्म छिपाकर उसे झांसा दिया गया और रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। झूठ बोलकर प्रेम प्रसंग, रेप और धोखा देने के सनसनी मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बंगाल की एक हिंदू शादीशुदा महिला को उसके प्रेमी समीर राज ने पहले मुजफ्फरपुर बुलाया, फिर कार में उसे साथ लेकर घुमाता रहा और एक रूम में ले जाकर रेप किया। इसके बाद बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गया। बेहोशी की हालत में महिला को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। महिला ने पुलिस को दिए बयान में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। समीर के ड्राइवर ने महिला को बताया कि समीर का असली नाम शाहनवाज है और वो शादीशुदा है। वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।
नंबर 7 में एक महिला है जो बेहोशी की हालत में है। पुलिस वहाँ पे तुरंत पहुंची और उनसे पूछताछ किया और उनका इलाज कराने के लिए तत्पर रही। उनका इलाज हुआ। इलाज के बाद जब वो होश में आए तो उन्होंने बयान दिया कि वो बंगाल की रहने वाली हैं और समीर राज नाम के लड़के के कहने पे वो यहाँ आई थी, जिनके साथ उनका अपना रिश्ता उनका था और वो अपने बेटे के साथ यहाँ पर आई थी। उनके द्वारा बताया गया कि वो सुबह से भूखे प्यासे थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई और जिनके लिए वो आई थी, जिनका नाम समीर राज है, उन्होंने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में उनके बयान पे यह पता चला कि इनके साथ इनका अवैध संबंध रहा है और ये महिला भी पहले शादीशुदा रही हैं। बाद में अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में आरओबी के पास कंटेनर ट्रक और ऑटो की टक्कर में ऑटो सवार एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में 3 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायल मजदूरों को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। 4 लेन पर हुए इस दुर्घटना के बाद 4 लेन के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम छुड़ाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने कंटेनर ट्रक और क्षतिग्रस्त ऑटो को अपने कब्जे में लिया। अब इस घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। कोई एक्सपायर कर गया। किस चीज से टक्कर हुआ? ट्रक से और ट्रक का टेम्पू से ट्रक वाला मार दिया। उधर मुंगेर के तारापुर थाना क्षेत्र में सरकारी जमीन पर शव दफनाने को लेकर तनाव की स्थिति बन गई है। जानकारी के अनुसार शव को दफनाने के लिए परिजन कब्र की खुदाई कर रहे थे। इसी दौरान ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही तारापुर थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे और खुदाई रुकवा दी, जिसके बाद कुछ लोग उग्र हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसपी, एसडीओ और बीडीओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें समझाया कि संबंधित जमीन सरकारी है और यहां पंचायत सरकार भवन और स्वास्थ्य उपकेंद्र निर्माण प्रस्तावित है। समझाने बुझाने के बाद परिजन शव को चंदन शाह मजार के पास स्थित कब्रगाह ले गए, जहां विधि विधान के साथ शव को दफनाया गया। फिलहाल इलाके में शांति व्यवस्था कायम है। लखनपुर में सुबह सुबह जानकारी प्राप्त हुई कि पंचायत सरकार भवन और एपीएससी के लिए जो चिन्हित भवन है, वहां पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग जो है एक डेड बॉडी को लेके वहां पर दफनाने के ख्याल से जो है वहां पर उपस्थित हुए थे, जमा हुए थे। जैसे ही जानकारी मिली, त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना के द्वारा टीम भेजा गया। थानाध्यक्ष, प्रखंड विकास पदाधिकारी स्वयं स्थल पर मौजूद हुए। हम और एसडीपीओ साहब भी जो के नज़दीक हम लोग भी थे। किसी भी प्रकार का कोई विधि व्यवस्था का इशू उत्पन्न नहीं हुआ था। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग उन लोगों के बीच जो है जगह को लेके हो गया था। गयाजी में अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने करीब 64 लाख की विदेशी देसी शराब को नष्ट किया है। डोभी उत्पाद थाना परिसर में जब्त शराब को जेसीबी से नष्ट किया गया। करीब 10 फीट गहरा गड्ढा खोदकर सभी शराब, बियर और महुआ फुली को जमीन में दबा दिया गया और 91 कांडों में जब्त अवैध शराब का विनिष्टीकरण किया गया। एक्साइज का से संबंधित 66 कांड, थाना से संबंधित 20 कांड और रेल थाना का 5 कांड, टोटल 91 कांडों का जब्त शराब का विनिष्टीकरण किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जल जीवन हरियाली अभियान के बीच दरभंगा के केवटी प्रखंड परिसर में 14 से 15 सरकारी पेड़ों की कथित अवैध कटाई का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता इकबाल अंसारी ने आरोप लगाया कि बीडीओ ने सरकारी संपत्ति के 50 साल पुराने कीमती पेड़ों को निजी उपयोग के लिए कटवाया है। बीडीओ चंद्रमोहन पासवान ने इसे आंधी तूफान और सुरक्षा कारणों से हटाने का दावा किया। मिथिला वन प्रमंडल के वन प्रमंडल अधिकारी भास्कर चंद्र भारती ने मामले की जांच का आदेश दिया है और रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की बात कही है। केवटी प्रखंड में लगभग 50 वर्ष पुराना एक सिरिट का गाछ था। तो लगभग 15-20 दिन पहले हम लोग देखे कि भाई गाछ का एक मोटा टहनी कटा हुआ था। तो इस विषय पे हमने चर्चा चलाया तो मालूम हुआ कि एक पदाधिकारी और एक संबंधित कर्मी के द्वारा उसको काटा गया था। आवेदन पड़ा था, हम लोग देखे थे तो हम लोग ने देखा, आकलन किया तो सही पता चला कि एक डाली उसका गायब है। तो उसके बारे में हम लोग ने थाना में थाना दर्ज कर दिया है। उसके बाद ही पेपर और मीडिया के माध्यम से हमको पता चला कि अन्य पेड़ भी
हमको लगता है मेरे आने से कई वर्ष पूर्व कटा था, उसका भी जिक्र मीडिया के द्वारा किया जा रहा है। और लांछन लगाए जो बेबुनियाद है उसके बारे में भी हमने सनहा दोबारा दर्ज किया है कि अगल पेड़ भी कटा है, तो इसके बारे में भी थाना में सनहा दर्ज किया, काटने वाला पर ये मुझे मेरे संज्ञान में नहीं है कि 15 पेड़ हरा पेड़ जो है काटा गया है। एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें कुछ पेड़ों के काटे जाने की बात कही गई है। हमने उसकी जांच के लिए वनों के क्षेत्र पदाधिकारी दरभंगा को यहाँ से उसको निर्देशित कर दिया गया है, उनसे रिपोर्ट प्राप्त होगी, फिर आगे कार्रवाई होगी। और यहाँ रुकने छोड़ से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।